Ignited Minds Tutorials has recently released a video tutorial on Industry and Trade, a chapter included in the geography textbook for Class 9 Maharashtra State Board. The tutorial is aimed at providing a comprehensive explanation of the topic to students, covering important aspects related to the subject. Industry and Trade is a crucial chapter in the syllabus as it familiarizes students with the concept of industrialization and its impact on the economy. It explains the different types of industries, their location, and the factors that influence their growth. It also delves into the trade policy, international trade, and global competition. The tutorial by Ignited Minds Tutorials is a great resource for students, as it presents the information in an easy-to-understand manner and uses illustrations effectively to enhance learning. The knowledge explanation article helps students to gain a deeper understanding of the subject and prepare effectively for their exams. Moreover, the tutorial also offers practical insights into the industry and trade sector, making it more relatable to everyday life. Overall, the video tutorial is a great supplement to the geography textbook and a must-watch for Class 9 Maharashtra State Board students. Okay, people will start in history with industry and trade. और industry and trade में basically हम so in history when we are talking about industry and trade बहुत important हो जाता है किसी कंट्री में कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड का डेवलपमेंट कैसे हुआ और गवर्नमेंट के मैकेनिज्म ने कैसे इसको सपोर्ट किया, क्योंकि अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्री एंड ट्रेड डेवलप नहीं होता है तो ऑब्वियसली उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ज़्यादा करके आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर तो भाई साहब आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, और जितना भी कोई भी कंट्री डेवलप होगा उसका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे हो गया. ठीक है, जितना कोई कंट्री डेवलप होगा उसका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप होगा. ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट हैज हैपेंड इन द सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड फॉर इंडिया. यह का 9th का स्टेट बोर्ड का चैप्टर है. दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was established in 1948, just आज़ाद हुए हम और ये established हुआ. ठीक है, with the purpose of making available long term loans to industrial processes. अभी देखो कोई भी जो भी आपका सेक्टर है, जो भी बिजनेस का आपका पर्टिकुलर लाइनअप है उसमें पैसों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और अभी अभी हम देश से आज़ाद हुए थे, मतलब we have just obtained our freedom from the Britishers. So यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉपर टाइम पे फाइनेंस मिले, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया. ठीक है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया 1948 में, जब आज़ादी जब हमको मिली, विद द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स. जितने भी आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं इनको फाइनेंस करने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स को अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया. ठीक है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन was established, EIDC जिसको बोलते हैं, was established in 1954 in order to bring about greater development on the industrial sector. तो गवर्नमेंट ने पहले देखा कि भाई साहब उस टाइम पे हम, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पार्ट थे और ब्रिटिशर्स ने भाई साहब इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था. ठीक है, तो एक तो हमको सीधा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा था कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, was established in 1954 in order to build greater development of the industrial sector. ठीक है, okay. Some industries in India, तो पहला हो गया आपका देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा बहुत पहले से है, बहुत पहले से. अगर देखोगे कॉटन जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है. कॉटन के लिए हमारा एक प्रॉपर क्लाइमेट है, प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसलिए कॉटन बहुत बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर होता है.
और कॉटन से बनता है आपका टेक्सटाइल। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे टोटल प्रोडक्शन का और जितने भी और भी अदर प्रोडक्शंस हैं, आयरन एंड स्टील, ठीक है, फिर आपका भाई साहब रो सीमेंट, इन सब सारे प्रोडक्शंस का 14% हिस्सा टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। ठीक है, 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया। पावर लूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, पावर लूम मतलब जो मशीन से चलती हो, और हैंडलूम मतलब जिसको हाथ से चलाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे हाथ से चलाना मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री होती है। आपने देखा रहेगा काफ़ी सारे हैंडलूम एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे हैंडलूम से बने हुए चीज़ों को बेचा जाता है। ठीक है, ओके। तो पावर लूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, काफ़ी सारा लेबर लगता है इसमें। ठीक है, लेबर इंटेंसिव मतलब क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे लेबर नहीं लगता है, यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ लेबर। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे बहुत सारा लेबर लगता है, इट्स अ लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे भाई साहब रॉ मटेरियल्स से कॉटन को निकालना, फिर कॉटन को भाई साहब हैंडलूम में चलाना, फिर उसका भाई साहब प्रिंटिंग करना, ये सारी चीज़ों में आपको लेबर का एम्प्लॉयमेंट लगेगा। आप जितना भी मैकेनाइजेशन कर ले, इट विल स्टिल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा लेबर लगेगा, ये ऐसे ही नहीं हो पाएगा। ओके, टेक्सटाइल कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, अंडर द टेक्सटाइल कमिटी एक्ट, दैट इज 1963। तो एक और आपका भाई साहब सिल्क इंडस्ट्री, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो हमारे गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है उसके नीचे ही आपका सिल्क का हैंडलिंग भी होता है। सिल्क इंडस्ट्री एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम है। कैसा है कि वैसे आप सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हैं, और ये सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालना मतलब कोई भी घर बैठे भी कर सकता है इसको। ठीक है, आपको सिल्क वॉर्म को बेसिकली मलबरी लीव्स खिलाने हैं, वो मोटे हो जाएंगे, बुकल बन जाएगा, फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डालना है, उसमें से आपका सिल्क निकलेगा। इस सिल्क से वैसा, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी सारा मतलब हेल्थ हजार्ड्स है। ठीक है, देयर आर सम हेल्थ हजार्ड्स टू इट, बट देन सिल्क इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में कॉटन भी है और सिल्क भी है। ओके ओके, रिसर्च डन एट सेरीबायोटिक रिसर्च लैब, दैट इज बैंगलोर। ठीक है, और सिल्क इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी लेट डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ वालों ने पहली बार सिल्क को इन्वेंट किया है, और इन्होंने सिल्क को इन्वेंट करने के बाद इसको भाई साहब एकदम गुप्त रखा। ऑल्दो आप घर बैठे भी सिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इस नॉलेज को उन्होंने पूरा मतलब सीक्रेट रखा। एंड इसीलिए आप हिस्ट्री में सुनेंगे द सिल्क रूट। सिल्क रूट मतलब उस रूट से होते हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर्स चाइना जाते थे और वहाँ से सिल्क उठाते थे। ठीक है, तो दैट वाज बेसिकली सिल्क रूट। तो ये सिल्क जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी वो बहुत मतलब इन लोग एकदम गुप्त रूप से मैन्युफैक्चर करते थे, वेरी सीक्रेटिव तरीके से सिल्क को मैन्युफैक्चर किया जाता था। इट वॉज अ वेरी सीक्रेटिव प्रोसेस अंडर विच सिल्क वॉज मैन्युफैक्चर्ड। 100 सालों तक ये खबर लीक ही नहीं, और इसीलिए ये सिल्क का कोई भी दाम लगाते थे। दे यूज्ड टू चार्ज एनी प्राइस, क्योंकि लोग मजबूरी में कहीं और सिल्क नहीं मिलता है, सिर्फ चाइना में मिलता है, तो वहाँ से वो खरीदते थे। लेकिन एक बार ये इन्फॉर्मेशन आउट होती है तो सब लोग सिल्क बना सकते। ठीक है, सो यहाँ पे सिल्क बनाने इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्जर स्केल। ठीक है, तो सिल्क की इंडस्ट्रीज कहाँ में लोकेटेड है? कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में एंड जम्मू एंड कश्मीर। जूट इंडस्ट्री, सबसे बड़ा जो जूट बनाने का कंट्री है वो है बांग्लादेश, एंड नेक्स्ट टू बांग्लादेश इज इंडिया। ठीक है, जूट मतलब जिससे गोनियाँ बनती हैं। आज की तारीख में तो जूट से आप कपड़े भी बना रहे हैं। ठीक है, यू आर ऑल्सो मेकिंग क्लोथ्स आउट ऑफ इट, गारमेंट्स भी बन रहे हैं। सो जूट इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट जस्ट नेक्स्ट टू बांग्लादेश। तो जूट इंडस्ट्री में इंडिया इज टॉप रैंकिंग कंट्री इन जूट प्रोडक्शन। ठीक है, टॉप रैंकिंग है अभी जूट प्रोडक्शन में। मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स, इसमें पानी बहुत लगता है, ज़्यादा करके वेस्ट बंगाल के एरिया में जूट का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे पानी की कमी नहीं है। जूट की खेती में कितना पानी होता है हर समय? ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली घुटने तक का पानी होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ठीक है, ये खेती पूरी अंडर वाटर होती है। क्लोथ, सैक क्लोथ मतलब कोनिया, रोप्स बनते हैं, वैसे जूट के रोप्स बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रोप्स होते हैं, हर ऑल मेड फ्रॉम जूट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है और काफ़ी चीज़ों में ये लगता है। ठीक है, हैंड स्कल्पटिंग मतलब मूर्तियाँ बनाना, घड़े बनाने। ठीक है, ये आपका बेसिकली लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट है। ठीक है, तो मूर्तियों को बनाना, घड़े बनाने, पॉटरी बनाना, ठीक है, ये आपका लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट है। ठीक है,
This is basically a labor intensive craft. More employment due to capacity of craft to absorb more craftsmen. तो ये वैसा एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे बहुत लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं. कुछ नहीं है वैसा, वो घूमता रहेगा, चट्टी घूमता रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपको शेप देना है, आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हैं. ठीक है, ओके. स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ मिट्टी को भिगाना है, मिट्टी को भिगा के वैसे उसमें डालना है और चट्टी घुमानी है. तो मेहनत भले ही है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है इस इंडस्ट्री में. ठीक है, मोर प्रॉफिट्स है, देयर आर मोर प्रॉफिट्स. प्रेफरेंस टू एक्सपोर्ट, ज़्यादातर की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं क्योंकि बाहर के लोगों को ये आर्ट एंड आर्टिक्राफ्ट जो है अच्छा लगता है. ठीक है, प्रेफरेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज. तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना. ठीक है, सिटीज हैव मार्केट मैकेनिज्म्स लाइक दिल्ली हाट. ठीक है, ऐसे मार्केट में अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे हम इस तरीके के आर्टिफैक्ट को भाई साहब डिस्प्ले करते हैं और उसको बिकवाते हैं. ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीकल्स. वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीकल्स मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं. ठीक है, कौन बोले इसमें रुद्राक्ष ना. So India is one of the major producers of vehicles. इंडिया जो है एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है व्हीकल्स. ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और खचाखच गाड़ियों से भरा हुआ है. ठीक है, देश. ओके, सो इंडिया एक्सपोर्ट्स व्हीकल्स टू 40 कंट्रीज. यहाँ पे जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं लगभग 40 देशों में ये व्हीकल्स एक्सपोर्ट भी होते हैं. तो हमारा बहुत मेजर इनकम एक्सपोर्ट से आता है. सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है. सनराइज सेक्टर मतलब सूर्योदय का सेक्टर बोलते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारा इनकम गवर्नमेंट के लिए ये जनरेट करता है. इट इज जनरेटिंग अ ह्यूज इनकम फॉर द गवर्नमेंट. इंडिया मैन्युफैक्चर्स 1/3 ऑफ द ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड. ठीक है, जितने भी ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्रैक्टर्स मतलब सब समझते हैं एग्रीकल्चर में जो लगता है, तो 1/3 ऑफ द ट्रैक्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. पूरी दुनिया में जो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें 1/3 भाई साहब इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है, ओके. ट्रैक्टर्स एक्सपोर्टेड टू कौन कौन से कंट्रीज में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होता है? टर्की, मलेशिया, 7 कंट्रीज इन अफ्रीका. ठीक है, टर्की में, मलेशिया में, एंड देयर आर 7 कंट्रीज इन अफ्रीका ऑन व्हिच द ट्रैक्टर्स आर सोल्ड. सीमेंट इंडस्ट्री भी एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है. इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का बहुत बड़ा योगदान है. कोई भी हाउस या कोई भी बिल्डिंग विदाउट सीमेंट के बन नहीं सकती भाई साहब. ठीक है, मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री. ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री है. इंडिया इज अ इम्पॉर्टेंट सीमेंट प्रोड्यूसर. ठीक है, लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की इंडस्ट्री भाई साहब, जिससे भाई साहब बैग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ठीक है, ये सब बनते हैं. इट्स अ बिग इंडस्ट्री, प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. ज़्यादा करके भाई साहब यहाँ पे लेदर की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं. आप किसी भी टूरिस्ट सेंटर में जाएंगे, गोवा वगैरह चले गए या भाई साहब कुल्लू मनाली चले गए या किसी हिमाचल प्रदेश किसी स्थान पे गए जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट को ज़्यादा करके वहाँ के लोग लेदर की चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल होते हैं भाई साहब, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट को लेदर की चीज़ों से काफ़ी लगाव है. लेदर की चीज़ें बेची जाती हैं. ठीक है, सो इट्स अ बिग एक्सपोर्ट आइटम. ओके, सॉल्ट इंडस्ट्री. ठीक है, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट. अगर आप देखोगे इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, राइट फ्रॉम गुजरात टू ऑल द वे अप टू वेस्ट बंगाल, इतना बड़ा कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर्स का है. और जहाँ पे भी कोस्ट लाइन है वहाँ पे आप आसानी से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. ठीक है, सो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट. जितना बड़ा आपका कोस्ट लाइन होगा उतना ज़्यादा आप सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. हालांकि सॉल्ट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोडक्ट नहीं है. सॉल्ट से बहुत ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है इसको बेचकर, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट है.
एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इज 200 लाख टन्स। और उसका पेपर दे लेना, तो उसका पेपर दे ले, इतना इंटरेस्ट आ रहा तो दे देना भाई साहब, एक दे दो तेरे को। प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज 60 लाख टन्स। सिंपल सॉल्ट आपका कितना है, 200 लाख टन्स है। एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आयोडाइज्ड सॉल्ट? आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन को ऐड किया जाता है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड को ऐड किया जाता है। एक्चुअली सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सोडियम आयोडाइड को ऐड किया जाता है। सो इट इज बेसिकली 60 लाख टन्स, ठीक है। तो ये आपके जैसे आपका एक डेफिशिएंसी जिसको थायराइड डेफिशिएंसी बोलते हैं, थायराइड प्रॉब्लम आपने सुना रहेगा। जिनको थायराइड प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर्स या तो उनको बोलते हैं सॉल्ट कम खाइए या सॉल्ट ज़्यादा खाइए, सी फूड ज़्यादा खाइए, ठीक है। तो उससे थायरॉक्सिन जो है वो एक हार्मोन है, उसमें मतलब बहुत सारे बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा हो या कोई बहुत ज़्यादा वेट लूज कर रहा हो, इन सब का कनेक्शन थायराइड से होता है। तो थायराइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्ट और आयोडाइज्ड सॉल्ट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। विच इज बेसिकली हैविंग, आप अगर सॉल्ट के पैकेट में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है सोडियम आयोडाइड ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, बाइसाइकिल इंडस्ट्री, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाइसाइकिल्स, ठीक है। हालांकि हम चलाते बहुत कम है, ठीक है, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट आज की तारीख में फॉरेन कंट्रीज में लोग ज़्यादा बाइसाइकिल यूज़ कर रहे हैं देन इंडिया itself, ठीक है। मेड इन पंजाब एंड तमिलनाडु, मेन सेंटर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इज इन लुधियाना। लुधियाना बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के गुड्स बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं और बाइसाइकिल को जनरली हम एक स्पोर्ट्स का ही व्हीकल मानते हैं, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट्स बाइसाइकिल्स टू नाइजीरिया, मैक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राजील, इन सब जगहों पे हम बाइसाइकिल को एक्चुअली में एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एस्टैब्लिश्ड टू गिव इम्पेटस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज खादी, राइट। खादी एक टाइप का टेक्सटाइल है, ठीक है, एक टेक्सटाइल है। ज़्यादा करके जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो खादी पहनते हैं और खादी काफ़ी डिमांड में है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, काफ़ी डिमांड में है फॉरेन कंट्रीज में। मोर हम यहाँ पे इतना यूज़ करते हैं, हमारे फॉरेन कंट्रीज में इससे कहीं ज़्यादा यूज होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, डेवलप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। encourage industries that use the material and human resources at local level, make villages self-reliant in terms of employment. तो villages को self-reliant बनाना, ठीक है। Okay, choose the correct option from the given options and complete the statements. According to the Textile Committee Act, which was established in Dash, the committee sets the quality standards for textile 53, 63, 83, 93. So this will be 1963. Okay. The research about the species of the silkworm and mulberry trees is done in Bangalore. ठीक है? So it will be Bangalore. क्योंकि silkworm जो होता है वो एक सिंपल सा worm होता है और इसको जितना आप मलबरी लीव्स खिलाएंगे वो उतना मोटा हो जाएगा, कुकुन बन जाता है ऐसा फूल के, ठीक है। और जब वो कुकुन बन जाता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, सलाइवा निकलता है तो उसी सलाइवा के लपेट में वो आ जाता है और वही सलाइवा से सिल्क बनता है। एक सिल्क वॉर्म है, वो खाता रहेगा मतलब कितनी, वो 24 घंटा खाता रहता है। इट कैन एक्चुअली फीड फॉर 24 आवर्स एट अ स्ट्रेच, वो खाता ही रहेगा। मलबरी लीव्स सूखे पत्ते होते हैं वैसा, ठीक है, इनको अगर आप उसको खिलाएंगे तो खाता रहेगा, जितना खाएगा वैसा उतना ही मोटा होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब खाना बंद कर देगा, एकदम खाना बंद कर देगा और तब वो क्या होगा, धीरे धीरे ढोल होता जाएगा, ढोल की तरह कुकुन बनता जाएगा और फिर उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, वही सलाइवा उसके पूरे बॉडी में वैसा वैसे लिपट जाएगा, ठीक है। दैट सलाइवा इटसेल्फ इज नथिंग बट सिल्क। जब आप उसको डालते हैं बॉइलिंग वाटर में तो यही सिल्क बन के निकल आता है, ठीक है। दैट्स हाउ सिल्क इज मैन्युफैक्चर। बहुत ईजी सा प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा हजारस भी है क्योंकि आप उसको बॉयल कर रहे हैं जब तो गर्म पानी में हाथ डालना पड़ता है, तो कभी कभी हाथों में बहुत तकलीफ होती है जो लोग रेगुलरली सिल्क का काम कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है सिल्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। एक डब्बा लगेगा जिसमें आप 100-200 वैसा सिल्क वॉर्म्स भर देंगे तो काफ़ी सारा सिल्क निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सिल्क हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज बिकॉज काफ़ी पैसा है इसमें, काफ़ी मजबूत फाइबर है, अट्रैक्टिव तो है प्लस मजबूत भी है, ठीक है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। तो ये बैंगलोर में आपका सेरिकल्चर का इंडस्ट्री,
ये जो सिल्क वॉर्म का ये नो साइंस होता है उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर, ठीक है। सिल्क वॉर्म का साइंस रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। डैश इज द मेजर इंडियन सिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइसाइकिल्स। सॉरी, हाँ, लुधियाना। ओके, सो लुधियाना इज द, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मेजर city for production of sports goods, then also it will be Ludhiana. ठीक है? In India, dash industry is primarily export oriented, textile, cement, silk, leather. ठीक है? कौन सा पैसा आपका export oriented है? तो leather is export oriented. Identify and write the wrong pair. Industrial Financial Corporation of India makes long-term loans available for industrial projects. Industrial Development Corporation, development of industrial sector. Textile Committee, welfare of weavers. Khadi and Village Industries Commission, promotion of industrialization in rural areas. कौन सा गलत हो जाएगा भाई साहब? लेकिन टेक्सटाइल्स कमेटी, वेलफेयर ऑफ वीवर्स। वीवर्स मतलब जो लोग भाई साहब वीविंग करते हैं, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, शॉर्ट नोट्स ऑन सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। सीमेंट जिन चीज़ों से बनता है वो केमिकल प्रोसेस है, आप उसमें डाल देते हैं चीज़ों को और फिर वो होता रहता है। इट विल कीप ऑन हैपनिंग। आपको भाई साहब लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स नॉट अ वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट्स मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्री। द रोल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोनों के लिए भी सीमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है ना। हाउसेस और प्लस जितने भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी डेवलप होते हैं उस सीमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। Currently, India is an important producer of cement in the world. Okay, India happens to be an important producer. Salt industry in India, again, India is one of the top producers of salt in the world. Annual production is 200 lakh tons, जिसमें iodized salt की production कितनी है भाई साहब? 60 lakh tons. ये important है बोलना, क्योंकि iodized salt जो होता है उसमें सोडियम आयोडाइड होता है। उससे आप काफ़ी सारे मतलब सॉल्ट आपके लिए एक मेडिसिन टाइप का बन जाता है, ठीक है। थायराइड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। Explain the statements with reason. Automobile industry is also called the sunrise sector in India. Why? India is one of the major producers of vehicles. India exports vehicles to 40 countries. इन सब चीज़ों को आपको लिखना है वैसे। Major exporter है भाई साहब, और 40 कंट्रीज में इंडिया के मोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स बिकते हैं, ठीक है। 1/3 of the tractors manufactured all over the world are from India, ठीक है। Tractors manufactured in India are exported to Turkey, Malaysia and several other countries in Africa. In view of the rate of development of this sector and its significant contribution to the exports, it is rightly quoted as the sunrise sector in India. तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करने बोला जाए तो इसको हम पहले क्या बोलेंगे? इट्स अ सनराइज सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। फिर क्या है वैसा? इट एक्सपोर्ट्स vehicles to almost 40 countries all over the world, ठीक है। Almost 1/3 of the entire tractors which are manufactured all over the world are from India, ठीक है। It exports vehicles to countries like Turkey, Malaysia and several other countries in Africa as well, ठीक है। अभी तो मलेशिया को बंद कर न्यूज़ यूज़ करते हैं नहीं, न्यूज़ यूज़ कुछ नहीं, कुछ बिग बॉस से फुर्सत मिल जाए वैसा। और कौन सा सीजन चल रहा है? 10, 12, 15 नहीं देखते हैं आप तो मलेशिया के साथ अभी हमारा थोड़ा सा तनाव चल रहा है। इफ यू नो, मलेशिया इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, एक आइलैंड है बेसिकली, और वहाँ पे कुछ दिनों से तनाव इसलिए चल रहा है क्योंकि दे आर क्रिटिसाइजिंग इंडियंस, ठीक है। जबकि इंडियंस 2 लाख इंडियंस हर साल एज अ टूरिस्ट मलेशिया विजिट करते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमी हमारे वजह से चलता है, ह्यूज इकोनॉमी। 2 लाख इंडियन मतलब कोई खाने का काम थोड़ी होगा। ये इंडियंस वहाँ पे होटल में रहेंगे, वहाँ पे भाई साहब भ्रमण करेंगे, तो ये सारा भाई साहब खर्चा तो वहाँ पे मलेशियंस को ही प्रॉफिट करेगा। लेकिन उन्होंने कुछ टीका टिप्पणियाँ की हैं और हमारे अगेंस्ट बोला है, ठीक है। तो हम अभी आपने सुना रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम इन लक्षद्वीप। क्यों लक्षद्वीप क्यों गए थे? तो हाँ, मालदीव से ही जाने का और ज़्यादा इधर आने का, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। ओके, सो आपके 7 इन व्यू ऑफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर एंड इट्स, तो आपको मालूम है तो बोलिए ना वैसा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स इट इज राइटली कोटेड एज अ सनराइज सेक्टर। तो क्या हो गया भाई साहब? सनराइज सेक्टर, ये पॉइंट्स और याद रख लो।
4-5 पॉइंट्स अगर याद रखोगे ना हर आंसर में, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इट्स अ सनराइज सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इट मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑटोमोबाइल्स ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज। और क्या है भाई साहब, इट एक्सपोर्ट्स टू कंट्रीज लाइक टर्की, मलेशिया एंड सम कंट्रीज इन अफ्रीका। और क्या है भाई साहब, और ट्रैक्टर जो है 1/3 ऑफ द टोटल ट्रैक्टर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज मैनेज्ड बाय इंडिया। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। कोरोना के टाइम पे ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हिट हो गई है। आपने सुना रहेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ऑब्वियस सी बात है, वैसे लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं तो गाड़ी क्या खरीदेंगे, ठीक है। तो एक वो था, और दूसरा और भी एक है कि जितना आपका ओला उबेर है उससे भी ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हिट होती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो ये एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग को केटर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग गाड़ी नहीं लेते आज की तारीख में, ठीक है। एक टाइम था जब गाड़ी बहुत ज़रूरत थी, आज की तारीख में कॉल करेंगे तो गाड़ी आ जाएगी, है ना। सो इट विल जस्ट टेक 2 minutes फॉर यू टू बुक अ व्हीकल इफ यू वांट टू गो समवेयर एल्स। अभी आप गाड़ी अगर लेंगे तो उसका वैसा एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है, आपको अगर आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए भी एक्सपेंस है। सो पीपल जनरली टेक टू, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। राइट अबाउट द हैंड स्क्रैपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, हैंड स्क्रैपिंग इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट। इसमें भाई साहब लेबर ज़्यादा लगता है। सीमेंट इंडस्ट्री की तरह ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री नहीं है और हो भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि भाई साहब वो मट्टी उसमें डालना पड़ता है, भीगी मिट्टी, और चक्की को घुमाना पड़ता है, वो जैसे जैसे घूमेगा उसको आप शेप देते जाएंगे। इसके लिए तो भाई साहब इंसान की जरूरत पड़ेगी, मशीन नहीं कर सकता इसको, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द क्राफ्ट टू अब्सॉर्ब मोर क्राफ्ट्समैन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है भाई साहब, ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, और ज़्यादा करके ये एक्सपोर्ट के रिक्वायरमेंट को केटर करता है। ज़्यादा करके जो बाहर के लोग आते हैं दे टेंड टू बाय दीज थिंग्स, ठीक है। Refers to exports and possibility of earning more foreign exchange are some advantages of this sector. Also, several cities possess market and mechanisms such as Delhi Haat. मतलब ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे छोटे ऐसे एग्जीबिशंस लगाती है, जैसे दिल्ली में ये दिल्ली हाट बोलते हैं। हाट मतलब होता है बाजार, ठीक है। और दिल्ली, तो दिल्ली में भाई साहब ऐसा एक हाट होता है जहाँ पे ये रेगुलरली जो भी आपके आर्टिक्राफ्ट्स हैं वहाँ पे बिकते हैं, ठीक है। That enables the craftsmen from rural and urban areas to get a market for their ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब इंडिया में एग्रीकल्चर की। इंडिया इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी। अग्रेरियन इकोनॉमी मतलब ज़्यादा करके इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और आज की तारीख में विद एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड मशीनरी एंड सीड्स एज वेल, वी हैव बीन एबल टू एटलीस्ट डील विद द फूड क्राइसिस दैट वाज देयर इन इंडिया। इंडिया में बहुतों बार फूड क्राइसिस का सिचुएशन अराइज हुआ है, हालांकि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम था जब सिर्फ वेस्ट बंगाल में करोड़ों लोग मारे गए थे फूड क्राइसिस की वजह से, ठीक है। जबकि वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। फेमीन हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फसलें तबाह हो जाती थी, और जब फसल तबाह हो गई तो भाई साहब इतने बड़े पॉपुलेशन को खिलाएगा कैसे, ठीक है। सो दीज वेर सर्टेन थिंग्स दैट इंडिया ऑलवेज फेस एज अ चैलेंज। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसको हम HB बोलते हैं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव मशीनरी and techniques in farming, there has been a very good upliftment in the production of crops, okay. So agriculture tasks performed using bullocks, ठीक है। तो पहले भाई साहब एग्रीकल्चर टास्क हम बैलों से करवाते थे, ठीक है। मशीन्स यूज फॉर प्लाउइंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा। अब ये मशीन्स को यूज कर रहे हैं। मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन विलेजेस। 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। 70%, ठीक है। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द जॉब्स आर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। अगर कोई भैंस पाल रहा होगा तो क्या इसमें आएगा? समझ लो उसे खेती बाड़ी नहीं है, ठीक है, भैंस पाल रहा है, विल दैट पर्सन कम अंडर दिस सेक्टर? यस, ठीक है। भैंस पालना, गाय पालना, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर आर ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी पैरेलल, ठीक है, ओके। जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो इंडिया में 70% जॉब्स और धंधा जो है वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। अभी समझ लो कोई अगर भाई साहब बाजार में फ्रूट्स बेच रहा है, उसकी कोई खेती बाड़ी नहीं है, इज ही अंडर दिस 70%? अगर बाजार में भाई साहब कोई वेजिटेबल्स बेच रहा है, इज ही अंडर दिस 70%, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इक्वल टू मेन, ये इकलौता इंडस्ट्री है जहाँ पे वुमेन एंड मेन इक्वली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन्स, ज्वार, व्हीट, राइस, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड। कॉटन एंड शुगर केन, इनको क्या बोलेंगे? these are known as food crops and these are known as cash crops, ठीक है। कॉटन एंड शुगर केन प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर कोन एंड शुगर रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
आपका कॉफी हो गया, टी हो गया, ऑल दीज आर कैश क्रॉप्स. Improves production of fruits and vegetables as well. ठीक है. Farmers welfare loans given to farmers through rural banks and cooperative institutions. तो गवर्नमेंट ने सब ये आपके फार्मर्स का सबसे ज़्यादा शोषण होता है. क्यों? क्योंकि भाई साहब इनका जिस टाइम पे ये बीज बोते हैं, जिस टाइम पे ये ज़मीन को तैयार करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उस टाइम पे इनका खर्चा बहुत होता है. ठीक है. भाई साहब लेबरर्स चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, और जनरली ये भाड़े पे उठाते हैं चीज़ों को. फिर भाई साहब आपका बीज बोने के लिए पैसा चाहिए, तब इनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी. और उस टाइम पे अगर इनको पैसा नहीं मिला तो पूरी वो जो सीज़न है वही ख़राब हो जाए. सो दे वुड नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. इसीलिए ये क्या करते हैं, ज़्यादा करके जो गांव के साहूकार या महाजन होते हैं उनके पास लोन लेने जाते हैं, और ये जनरली इनका शोषण करते हैं. 20-25% पे लोन लेते हैं. फार्मर्स को ये लगता है कि एक बार अच्छी खासी फसल हो जाएगी तो इस फसल को काट कर हम इनका सब कुछ चुकता कर देंगे. लेकिन फार्मर को ये एहसास नहीं होता है कि 20-25% का लोन बहुत ज़्यादा होता है. मतलब 100 रुपये में 25 रुपये देना पड़ेगा इसको, 125 मेरे को रिटर्न करना है इसको. ठीक है. और वो फिर एक जाल में फंसता रहता है. ठीक है. एक बार नहीं दे पाया, फिर उसका थोड़ा सा ज़मीन जब्त करने के लिए, दूसरी बार नहीं दे पाया, फिर थोड़ा सा ज़मीन. ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, फार्मर की ज़मीन ही चली जाएगी. ठीक है. और एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे फार्मर अपने ही खेत में बिना पैसों के काम कर रहा है. खेती उसकी हो गई है अभी. ठीक है. जो साहूकार या महाजन है. तो इस तरह से गांव खेड़ों में काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को गांव खेड़े में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स जो लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. तो अभी आप अगर बैंक से कोई फार्मर लोन उठा रहा होगा तो उसको 7-8% पे लोन मिल जाएगा, 7-8% पे या उससे भी सस्ते में लोन मिल जाएगा. वही लोन उसको भाई साहब किसी साहूकार या महाजन से 20-25% में मिलता है. ठीक है. तो पैसा तो डेफिनेटली बचने वाला है. लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि बैंक अपने प्रोसीजर के हिसाब से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं. ठीक है. ज़मीन के कागजात, फिर इसके कागजात, उसके कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड. तो फार्मर परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको पढ़े लिखे कार्रवाइयों से परेशानी होती है. समझ में आ रहा है ये. ठीक है. तो इसीलिए दे बैक आउट. दैट इज़ वन मेजर चैलेंज. ठीक है. एंड द गवर्नमेंट एक्चुअली कमिंग अप विद मेनी प्रोजेक्ट्स in which they need the finance companies to finance the farmers at the right time. ठीक है. राइट टाइम पे फाइनेंस होना चाहिए. स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रेड्स एंड फार्मर्स टुगेदर ऑर्गेनाइज थ्रू पंचायत समिति. तो पंचायत समिति होती है. ठीक है. और इसमें वैसा ऐसे विजिट्स किए जाते हैं. टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड टू फार्मर्स. ठीक है. तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ कीजिए तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा. तो इन सब चीज़ों से भाई साहब गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश कर रही है. ओके. फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग. भाई साहब कोई भी सॉइल पे आप कोई भी फर्टिलाइजर डालोगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. हर एक सॉइल का एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है. तो इसके पहले सॉइल की टेस्टिंग जरूरी होती है. ठीक है. नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स. ठीक है. पिस्टिकल्चर मतलब फिशेस उगाना. ठीक है. कोई खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी पूरा समय भरा होता है, जैसे जूट की खेती होती है, उसमें पूरा टाइम इतना पानी होता है, घुटने तक का पानी होता है. अभी इतना पानी अगर है तो क्या हम उसमें मछली भी डाल सकते हैं? फार्मर के लिए डबल इनकम हो जाएगा. बस मछली भी डाल दो. ठीक है. क्या ही आता है, मछली तो कुछ करेगा नहीं, उस पेड़ का कुछ करेगा नहीं. पेड़ को भी अपना पानी मिल रहा है और मछली भी पल बढ़ रही है, तो फार्मर दोनों को भी बेच सकता है. दिस इज कॉल्ड पिस्टिकल्चर. ठीक है. देन वी हैव पोल्ट्री वैसा मतलब चिकन पालना. ठीक है. पोल्ट्री. देन गोट रियरिंग, कैटल एंड गोट रियरिंग, डेयरी फार्मिंग. तो ये सारे आपके पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं along with agriculture. Guidance given by district level training institute. Financial help given to build warehouses for storing farm produce. Modern techniques like drip irrigation. I hope everybody understands drip irrigation. पहले हमारा बहुत पानी लॉस होता था क्योंकि हम नालों से पानी को ऐसे ले जाते थे खेतों में. अभी भाई साहब पाइप्स कनेक्टेड है, तो पाइप से जितना पानी चाहिए उतना ही पानी उनको मिलता है, ताकि पानी का लॉस भी ना हो और पानी का भाई साहब कमी भी ना हो. ठीक है. जितना पानी चाहिए उतना ही भाई साहब खेतों में जा रहा है. ओके. हाउ डज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फंक्शन इन इंडिया? इन इंडिया एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस यूजिंग बोथ ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे बुलक्स वगैरह को मतलब आप बैल वगैरह को यूज करते हुए, एज वेल एज मॉडर्न मेथड्स लाइक यूजिंग मशीन्स. ठीक है. अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री भी पैरेलली प्रैक्टिस होती है. ठीक है. अराउंड 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी
depends upon jobs that are related to agriculture and agricultural produce. In this type of industry, the participation of women is equal to that of men. ठीक है, तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे women and men are equal number में employed है. Agriculture is practiced different seasons, variety of crops, jowar, wheat, rice, pulses, cotton and sugarcane. Agriculture also includes the production of fruits and vegetables. ठीक है. India is rapidly becoming independent in food grain production and farming techniques. Modern techniques such as drip irrigation and organic farming are also used. The government of India also aims to boost agricultural activities through rebates, grants and institutional help. तो बहुत सारे तरीकों से गवर्नमेंट ओके क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है भाई साहब? लोन्स प्रोवाइड करना एट द राइट टाइम, स्टडी विजिट्स करा रही गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट इज एक्चुअली विजिटिंग द एग्रीकल्चरल लैंड्स और ये स्टडी विजिट्स होते हैं. पंचायत समितियां बनाई गई हैं. ठीक है, फर्टिलाइजर्स स्टडी विजिट्स, एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर्स आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द पंचायत समितिज टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर. ये गवर्नमेंट के प्रयास हैं एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए. ठीक है, द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो सप्लाइड. फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग. किस किस बात पे ट्रेनिंग? सॉइल टेस्टिंग पे. सॉइल टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर उस पर डाल सकते हैं. ठीक है, nursery of fruit plants, pisciculture, poultry, cattle, goat rearing. A district level training institute gives guidance to farmers. Moreover, financial help is given for building warehouses to store farm produce. ठीक है, तो एक बार वैसा फसल कट गई और जो क्रॉप्स है उनको स्टोर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पूरा साल चलाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर स्टोर हाउसिंग भी होनी चाहिए. ओके, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आपके बहुत सारे प्लान्स होते थे और ये प्लान्स जो होते थे वो 5 ईयर प्लान होते थे. तब से बैठे तो ऐसा. So there were 5-year plans और गवर्नमेंट हर 5-year प्लान में कुछ एजेंडा देती है. So let's say अभी हम इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे, अगले 5 सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे. तो 4th 5-year प्लान में फोकस दिया गया एग्रीकल्चर. फोकस वाज बेस्ड ऑन पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बेसिकली ट्री से बनता है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन है. ठीक है, मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, कलर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, इन सब पे भाई साहब गवर्नमेंट ने बहुत सारा ध्यान दिया 4th 5-year प्लान. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970 में, ठीक है, फैक्ट्रीज रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज इंक्लूडेड एज हेवी इंडस्ट्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो हेवी इंडस्ट्रीज किसको बोलेंगे हम? जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा. ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा हो उनको हम बोलेंगे हेवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड फॉरेन कंपनीज अलाउड टू इन्वेस्ट इन हेवी इंडस्ट्रीज, नॉट रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो बड़े बड़े जो पैसे लगाने वाले हैं और प्लस फॉरेन कंपनीज दे कैन बेसिकली इन्वेस्ट इन हेवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1972 3,18,000 स्मॉल इंडस्ट्रीज were registered with the government registration office. ठीक है, इतने सारे. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कभी था भाई साहब 1970. ऑल फैक्ट्रीज दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5 करोड़ were included as heavy industries. So ऐसे सारे इंडस्ट्री जिसमें भाई साहब इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा लगता हो, इनको हम क्या क्वालिफाई करेंगे? दे विल बी क्वालिफाइड एज हेवी इंडस्ट्रीज. बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस as well as foreign companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for the public sector. Okay. Due to this policy, 3,18,000 small industries were registered with the government registration office by the year 1970. Complete the activity. भाई साहब industries focused in the 5-year plan. Pharmaceutical, motor, ठीक है, food processing, color, sugar, what else? ठीक है, so we have paper industry, leather goods, oil, ठीक है, and textile. So these were also given. Okay, availability of resources. तो आपका भाई साहब कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पहली बात तो रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, तो पहला आता है आपका मिनरल. मिनरल आपको कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं. ठीक है, तो हमारे जितने भी इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिनरल्स आर अवेलेबल. डिफरेंट मिनरल्स आर अवेलेबल. Availability of minerals, iron and coal plays a major role in the industrial development. Adequate resources of iron, manganese, ठीक है, coal, mineral oil, ये सब आपके adequate हैं हमारे इंडिया में. Forest resources, some forest reserved for industries. कुछ फॉरेस्ट को भाई साहब इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किया गया है. ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल्स कंजर्व द फॉरेस्ट. तो जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो लोकल्स होते हैं
सबकी जिम्मेदारी होती है इन फॉरेस्ट को कंजर्व करना। इन फॉरेस्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वुड्स तो मिलता ही है, फ्रूट्स मिलता है, काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं और तमाम चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। पावर हाउसिंग की इंडस्ट्री वैसा पूरी इससे चल रही है, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में क्योंकि वुड्स मिलते हैं आपको उसमें, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है। पेपर मिलता है, ऑब्वियसली पेपर आपका पेड़ काट के बनता है, ठीक है। पेपर फॉर न्यूज़ प्रिंट, न्यूज़ प्रिंट मतलब आपका जो न्यूज़ पेपर्स होते हैं उनका पेपर। सिल्क मिलता है, ठीक है। सिल्क कैसे मिलेगा? सिल्क तो सिल्कवॉर्म से मिलता है। तो फॉरेस्ट में आपके मलबरी ट्रीज होते हैं, उन मलबरी ट्रीज के पत्तों को सिल्कवॉर्म्स को खिलाया जाता है। तो दैट इज रीजन दिस इम्पोर्टेंट। मैच बॉक्सेस जो बनते हैं आपके, जो माचिस की तीली होती है लकड़ी, वो भी वैसा आपके फॉरेस्ट इंडस्ट्री पे। मेडिसिनल हर्ब्स, इसमें पूरी पावर आप देखिए इंडस्ट्री चलती है वैसे, ठीक है। 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज की तारीख, ठीक है। एक मेडिसिनल हर्ब्स, ये जड़ी बूटियाँ जो मिलती हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। हनी मिलता है, ठीक है। हनी का एडवांटेज क्या है? हनी है क्या? मधुमक्खी क्या उल्टी, मधुमक्खी खाती है और उसी को उल्ट देती है, ठीक है। तो मतलब मधुमक्खी ने नेक्टर को खाया, उसके पेट में गया और अभी वो अपने छत्ते पे जाती है और उसी का उल्टी करती है और आप उसको बड़े चाव से। खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि हनी ज़्यादा करके जितने भी आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वो आप हनी के साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हनी ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, आपके बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता उसको डाइजेस्ट करने में, इट्स ऑलरेडी डाइजेस्टेड, ठीक है। आपके मधुमक्खी के पेट में वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया है, आप जो खा रहे हैं वो डाइजेस्टेड फूड है। सो योर बॉडी डजंट हैव टू वेस्ट एनर्जी इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट। इसीलिए आप जैसे ही हनी को किसी मेडिसिन के साथ लोगे वो सीधा सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। A lot of Ayurvedic medicines are taken with honey. Then we have lacquer. Lacquer क्या होता है वैसा? जिससे आपका आपने ये देखा है लैक एक एक्चुअली काला सा होता है ये, ठीक है। सील देखा है कभी? मतलब कोई चीज पैक है, मतलब कपड़े से पैक है, उसमें काला ठप्पा लगा हुआ है, ऐसा चिपका हुआ है, उसको हम बोलते हैं लैक, ठीक है। वो लैक होता है बेसिकली, ताले पे होता है कभी कभी, ठीक है। तो एक सील सा हो जाता है वो काला सा, ठीक है। ये आपके पार्सल्स में होता है, आज की तारीख में तो नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है। एक टाइम पे जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस बंद करना हो तो ऑफिस में आपने ताला लगाया और उसको कपड़े से बंद कर देते थे और कपड़े पे एक सील लग जाता है, मतलब ये सील लगा हुआ है, ये सील लगा हुआ है मतलब गवर्नमेंट का सील लगा हुआ है। समझ लो गवर्नमेंट आती है और किसी ऑफिस को बंद कर देती है किसी भी रीज़न की वजह से। यहाँ पे एक बैंक है जिसको बंद कर दिया गया है, खैर मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप जाओगे ना वहाँ से तो आपको दिखेगा उस बैंक में एक ताला लगा हुआ है, ताले के ऊपर सफ़ेद सा कपड़ा है और सफ़ेद से कपड़े के ऊपर एक सील लगा हुआ है काला सा, और उसमें गवर्नमेंट का मोहर है। अगर आपने उसको तोड़ा तो आपके ऊपर पुलिस केस बन जाएगा, ये सील है इसकी, ठीक है। तो लैक ऑफ ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं, लैक टाइप का होता है, ये एकदम काला सा होता है और ये सील होता है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली लैक उससे बनता है। काफ़ी कम यूज़ होता है आजकल, एक टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पेट, ठीक है। फिशरीज, सी वाटर फिश, आपके दो टाइप के फिशेस होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है वैसा सी वाटर, ठीक है। सी वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश आर फाउंड इन रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। अगर फ्रेश वाटर फिश को आप सी वाटर में डाल दोगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, अगर सी वाटर फिश को आप फ्रेश वाटर फिश में डाल दोगे तो भी वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दोनों के बॉडीज जो है अलग तरीके से ऑपरेट करती है। हार्बर्स बिल्ड और रीडेवलप, फिश फीड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो कैसे भाई साहब फिश को हम ग्रो करेंगे, ये सारे ट्रेनिंग्स होते हैं। और क्या है भाई साहब आपका टूरिज्म, इंडिया एक बहुत हॉट स्पॉट है टूरिज्म का, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सीनिक ब्यूटी प्लेसेज एज वेल एज a lot of places with monuments pertaining to historic times, okay. So Taj Mahal is a special attraction, rich cultural heritage है, places of worship of different religions। जैसे अगर आप जाओगे भाई साहब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है जो पंजाबियों का मेन जगह है, ठीक है। सो और मंदिर तो बहुत सारे हैं हमारे पूरे इंडिया में, बहुत सारे प्रांतों में अलग अलग मंदिर हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज मतलब समझते हैं रिलीजियस टूरिज्म, केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसा लोग जाते रहते हैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज सेंटर्स। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, जैसे अगर आप इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों एक साथ मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। केदारनाथ और बद्रीनाथ से मतलब उधर से गंगा निकल रहा है तो इट इज बेसिकली अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। सो दीज आर प्लेसेस ऑफ
इम्पोर्टेंस फॉर टूरिस्ट. फोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे केव्स हैं. ठीक है. टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज ट्रैवल थ्रू आउट द ईयर. टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट टू स्टे एंड ट्रैवल. ठीक है. एमटीडीसी होता है वैसा, जैसे महाराष्ट्र टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमटीडीसी. आपको एमटीडीसी के बसेस दिखेंगे, एमटीडीसी के होटल्स होते हैं. ठीक है. इंडिया आईटीडीसी भी होता है. आईटीडीसी मतलब पूरे इंडिया में होता है वो. और स्टेट स्पेसिफिक आपके टूरिस्ट कॉर्पोरेशन भी होते हैं. सो गाइड्स give information to tourists. Local people help tourists when vehicles do not reach certain destinations. तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे vehicles नहीं पहुँच पाती हैं. जैसे आपके पास अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में आपके पूरे जो vehicles है वो नहीं जा पाएंगे. ठीक है. So these are local people who will help. ठीक है. Local people will help these tourists who do not reach certain destinations. Write short notes on fishing industry in India. Fisheries include both seawater fish and freshwater fish that are found in rivers, canals, ponds and lakes. To ensure growth of these industries, harbors have been built. Old harbors have been redeveloped. तो harbors का building हुआ है, old harbors को भी redevelop किया है. Fish seed incubation. Fish seed incubation में सब आपके fish seed को plant किया जाता है. And fishing industry training centers have been established. तो fishing industry training centers हमने establish किए हुए हैं. तो आपके ऐसे जहाँ पे भी पानी है वहाँ पे समझ लो, अभी आप इतने बड़े खेत में पानी दे रहे हो तो एक छोटा सा वैसा एक टैंक बना सकते हो जहाँ पे आप पानी डाल सकते हो. उस पानी को आप स्टोर करके रखो, है ना. उस पानी को वैसा कल पाइप से छोड़ देना, तो पानी को स्टोर करके जब रख ही रहे हो आप तो उसमें कुछ फिशेस भी डाल दो. ठीक है. तो ऐसा चलता रहे. ठीक है. दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. ओके. मिनरल वेल्थ. The availability of the minerals, iron and coal are important in the industrial development of the country. India has adequate stores of iron. इंडिया में आयरन बहुत ज़्यादा है. मैग्नीज, कोल एंड मिनरल ऑयल. हालांकि कोल काफ़ी कम होता जा रहा है और मिनरल ऑयल भी. मिनरल ऑयल तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आयरन एंड मैग्नीज बहुत बड़ी मात्रा है. प्रॉब्लम ये है कि हम अपना ज़्यादा करके जितना भी आयरन और स्टील से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें. ठीक है. ज़्यादा करके आपका चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है मोस्टली. Explain the statements with reason. The tourism industry has developed a lot in India. India has a rich cultural heritage. There are places of worship of different religions, pilgrimage centers, confluences of rivers, forts, caves, etc. all over the country. Okay? Tourists within the country as well as from abroad travel throughout the year. तो पूरे टाइम वैसा भी ट्रैवल करते ही रहते हैं टूरिस्ट. ठीक है. The facilities for tourists to stay, travel, etc. are provided through the Tourism Development Corporation. ठीक है. The sale of curious and the hotel industry thrives in such tourist places. तो ऐसे tourist places में भाई साहब बहुत ज़्यादा सेल होता है tourist ventures का. Thus, different places of cultural diversity and the facilities provided to the tourists have encouraged the tourist sector. Which industries are based on forest? ठीक है. तो आपका पेपर इंडस्ट्री फॉरेस्ट पे बेस्ड है. आपका बहुत सारा मेडिसिनल हर्ब्स वाला जो इंडस्ट्री है आयुर्वेदिक का वो फॉरेस्ट पे बेस्ड है. ठीक है. हनी इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट. ठीक है. Then we have medicinal herbs, lacquer industries based on forest, paint industry, construction industry. ये सारों का भाई साहब आपके forest industry से काफी लेना देना. ठीक है. The forests are needed to get the raw materials for various industries. The government usually reserves few forests for such industries that are based on it. तो government थोड़े बहुत forest को ऐसे reserve करता है जिससे वो ये सारी चीजें उपलब्ध करवा सके इन सारे industries के लिए. ठीक है. How is employment generated in the tourism sector? कौन कौन एम्प्लॉय हो सकता है भाई साहब? होटेल्स, कैब ड्राइवर्स, देन वी हैव गाइड्स. ठीक है. टूरिस्ट गाइड्स, बोट ओनर्स, ये सब भाई साहब आपके टूरिज्म इंडस्ट्री में. एज होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन टूरिस्ट प्लेसेस, होटल ओनर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. पहला तो ये हो गया भाई साहब. गाइड्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू टूरिस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन. आपने देखा रहेगा आप किसी फोर्ट में अगर विजिट कर रहे होंगे, किसी महल में अगर विजिट कर रहे हो तो आपको गाइड्स असिस्ट करते हैं. ठीक है. सो दीज गाइड्स हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर फोर्ट एंड दे कन्वे द नॉलेज टू यू. व्हेन व्हीकल्स डोंट रीच द डेस्टिनेशन इन सम रिमोट एंड डिफिकल्ट, तो ऐसे बहुत सारे टेरेन्स होते हैं जो रिमोट एंड डिफिकल्ट होते हैं. जैसे अगर आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो तो आपने कईयों बार देखा होगा लोग ऐसे घोड़े पे लेकर जा रहे हैं या लोग भाई साहब वो पालकी में लेकर जा रहे हैं लोगों को. ठीक है. तो ये सब वैसे जगह हैं जहाँ पे भाई साहब आपके व्हीकल्स मूव नहीं कर सकते. तो इन सब जगहों पे भी इन सब लोगों का फायदा है. लोकल पीपल ऑफ दैट रीजन हेल्प द टूरिस्ट इन रिटर्न फॉर अ फेयर. इन दिस मैनर दे मेक मनी.
इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड। इंडियाज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट मतलब जो बाहर से हमारे पास आता है वो क्या क्या है भाई साहब? मशीन्स, हेवी मशीनरी आती है, ठीक है। और क्या है भाई साहब? आपका आयरन आता है। तो बावजूद इसके कि हम आयरन के मेजर प्रोड्यूसर हैं, फिर भी हमको आयरन खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमारा आयरन जो है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। वी हैव टू इंपोर्ट आयरन, वी इंपोर्ट मिनरल ऑयल, ऑब्वियसली भाई साहब आपका पेट्रोल जो है चल रहा है, ठीक है, पेट्रोल डीजल। देन वी इंपोर्ट फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है। मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं हम, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? टी, भारत की चाय जो है बहुत दूर तक फैली हुई है, ठीक है। इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टी। कॉफी, ठीक है, मतलब हम नशा बेचते हैं, ओके। स्पाइसेस, इंडिया भाई साहब स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा एशियन सबकॉन्टिनेंट स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। आप अक्सर देखोगे जितने भी आपके टूरिस्ट सेंटर्स होंगे वहाँ पे ऐसे लोग ऐसे बोतलों में स्पाइसेस रखते हैं, और फॉरेन कंट्री से लोग आकर उन स्पाइसेस को लेकर जाते हैं। आपके लिए भाई साहब, आपने जिन स्पाइसेस को छोटे से देखा होगा उन्होंने जीवन में नहीं देखा है। दालचीनी देखा है आपने, ठीक है, उन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए दालचीनी क्या होता है उनको नहीं मालूम। हम तो कॉफ़ी में भी दालचीनी जाके पी जाते हैं, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज़। ये हमारे लिए बहुत कॉमन मसाले हैं, दालचीनी हो गया भाई साहब, आपका लौंग इलायच हो गया, ये सब सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए कॉमन है। इनसे मसाला कैसे मालूम है, लगभग यहाँ पे बच्चों को भी मालूम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में स्पाइसेस का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप अगर देखोगे इनके जो फूड आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे स्पाइसेस बहुत कम पड़ते हैं। आप देख लो पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें स्पाइसेस है कहाँ? आप ऊपर से चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के फिर उसको खाते हो, राइट। स्पाइसेस नहीं है इन सब फूड्स में, आप स्पाइसेस का कंटेंट देखोगे ही नहीं। लेकिन आप कभी अगर किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो और इंडियन फूड ऑर्डर कर रहे हो, आपने भाई साहब कोई पालक पनीर मंगा लिया, तो आप देखोगे कितना स्पाइसी है, ठीक है, उसमें कितना ही मसाले हैं। तो आप अगर देखोगे फूड के ट्रेंड से भी, तो आपको पता चलेगा कि हमारे एशिया में और पर्टिकुलरली इंडिया में स्पाइसेस का भरपूर योग होता है, ठीक है, भरपूर इस्तेमाल होता है, और इन्हीं स्पाइसेस को खरीदने के लिए लोग आते हैं। तो स्पाइसेस के मतलब बहुत पहले ज़माने से हम स्पाइसेस के मेजर एक्सपोर्टर रह चुके हैं, ठीक है। देन वी हैव कॉटन टेक्सटाइल्स, ये तो हमारा पहले से था, आपको ये रास्ता भाई साहब ब्रिटिशर्स ने दिखाया था। लेदर, ठीक है। देन वी हैव फुटवेयर, देन वी हैव पर्ल्स, देन वी हैव प्रेशियस स्टोन्स। इंटरनल ट्रेड भाई साहब टेक्स वाया रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज। इंटरनल ट्रेड मतलब हमारे मतलब अंदर ही अंदर जो बिजनेस हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? रेलवेज का, वाटरवेज, वाटरवेज मतलब नदी नहर पार कराते हैं हम जो छोटे छोटे बोट से, रोड्स, एयरवेज एक्सेट्रा। पोर्ट्स इन मुंबई, कोलकाता, कोची एंड चेन्नई। कमोडिटीज इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड, क्या क्या है भाई साहब? आपका कोल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल्स, राइस, वीट, ठीक है, रॉ जूट, जूट जो मतलब एकदम रॉ मटेरियल हिसाब से, उसके बाद हम उसका गोनी बनाते हैं, ठीक है। आयरन, स्टील, ऑयल सीड्स, सॉल्ट एंड शुगर। ओके, कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट द टेबल। गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, क्या क्या हो सकता है वैसा? आयरन, फिर मशीन्स, हेवी मशीन्स, ठीक है, दो ऐसे हो गए। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ठीक है, तो बहुत सारे देखो मशीन्स, आयरन, ठीक है, मिनरल ऑयल, पेट्रोल हम लेते हैं, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, दीज आर गुड्स विच आर इंपोर्टेड बाय इंडिया। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, टी, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिया भाई साहब रेलवे से, रोडवेज से, एयरवेज से होता है, ठीक है। फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू आपके बहुत सारे पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई। द कमोडिटीज ट्रेडेड इंटरनली इंक्लूड कोल, कॉटन टेक्सटाइल्स भाई साहब, राइस, व्हीट, जौ, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब हो गए। ओके, सो दैट बेसिकली ऑलमोस्ट कंप्लीट द चैप्टर। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कभी स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। पर्पस क्या था? मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो इनका मेन पर्पस था कि भाई साहब लॉन्ग टर्म लोन्स को अवेलेबल कराएं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 54 में स्टैब्लिश हुआ। पर्पस क्या था भाई साहब? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड पावर लूम, दो टाइप के हैं भाई साहब। पावर लूम मतलब जहाँ पे मशीन से मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जहाँ पे भाई साहब बाकायदा हैंडलूम्स मतलब होते हैं जो, ठीक है, हैंडलूम्स मतलब जो हाथ से बुना जाता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स सिल्क इंडस्ट्री भी आता है, दे प्रोड्यूस सिल्क थ्रेड। जूट इंडस्ट्री, इंडिया इज द टॉप रैंकर इन जूट प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट्स इंक्लूड क्लॉथ, काफी सारे क्लॉथ भी बनते हैं। सैक क्लॉथ मतलब जूट का जो बैग्स होते हैं वो सैक क्लॉथ बोलते हैं, गोली बोलते हैं जिसको। रोप्स फ्रॉम जूट,
बहुत मजबूत फाइबर है, ठीक है। हैंड स्कल्पटिंग मतलब हम जब अपने हाथों से मूर्तियां बनाते हैं या भाई साहब आपके घड़े वगैरह बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लेबर इंटेंसिव है, काफी ज्यादा लेबर लगता है इसमें, कैन अब्सॉर्ब मोर क्राफ्ट्समैन, रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट, मोर प्रॉफिट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर फॉरेन एक्सचेंज। मार्केट मैकेनिज्म इसका क्या है भाई साहब, दिल्ली हाट, ठीक है। तो इस तरीके की छोटे मोटे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, बाईसाइकिल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड आपके इंडस्ट्रीज क्या क्या है देखो, और ये आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है जो एग्रीकल्चर के साथ आ जाएंगे। पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। माइनिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल है, फिशरी में क्या क्या टाइप्स हैं, सी वाटर है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। टूरिज्म भाई साहब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और हमारे रीजन के लिए एज वेल एज कंट्री के लिए एक इनकम, ठीक है। पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 4-5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी कभी आई थी भाई साहब 1970s में, ठीक है। तो इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में क्या क्या है भाई साहब, मशीन्स, आयरन, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट में टी, कॉफी, स्पाइसेस, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें हैं भाई साहब। इंटरनल ट्रेड वाया रेलवेज, वाटरवेज, रोड्स, एयरवेज। इंपोर्ट्स आपके जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई, और जो टॉप कमोडिटीज है वो क्या क्या है भाई साहब, कोल, कॉटन, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। थैंक यू। दैट कंप्लीट्स द चैप्टर। हो गया भाई साहब आप लोगों का? बहुत